हेलो बच्चा लोग, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी फैकल्टी तुलिका मैम एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ नीट फीनिक्स बाय अनअकैडमी। अब आप सोचोगे कि मैम ये इमोटिकॉन क्या कर रहा है स्क्रीन पे। तो बच्चा, अब तक की जो हमारी 2 क्लासेस हुई हैं दोज वर मोर अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसमें हम बहुत बेसिक चीज़ें कर रहे थे। बट आज हमारी एक्चुअल वो लेक्चर है जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तक तो आज की क्लास में नहीं, वो अगली क्लास में आएगी क्योंकि आपका लेक्चर सिर्फ 45 मिनट्स का होने वाला है। बट आज हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि बच्चे लगभग रट लेते हैं। उस पे जब ट्रिकी क्वेश्चन आता है घूम फिर के तो बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इमोटिकॉन मैम आपको ये बताना चाह रही हैं कि आज आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होने वाली है, तो प्लीज़ अटेंशन और पूरा एंथुजियाज्म से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सिस्टम हमने सारा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यहीं से स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे ने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं, आज से भी आप पिकअप कर सकते हो। सो नाउ आई एम सेइंग steps of respiration, steps of respiration। तो सबसे पहले हमारे 5 स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। सबसे पहले आपने क्या किया, ब्रीद इन किया, सांस ली, जिसे हम इनहेल भी बोल सकते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, तो ब्रीद इन बोलो या ब्रीद आउट यानी एक्सेलेशन, ब्रीद इन यानी इनहेलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, यू आर ब्रीदिंग इन। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं क्या, इनहेल। सबसे पहले आपने क्या किया, इनहेल किया। जो बेटा आपने सांस इनहेल की है, क्या वो पूरी की पूरी बॉडी में चला गया है? तो फिर आपका पूरी बॉडी बलून की तरफ फूल जाता, लेकिन फूलता क्या है, सिर्फ लंग्स। यानी आपने एयर को, एनवायरनमेंट को सिर्फ लंग्स तक लेकर गए हो। तो फिर पूरी की पूरे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन कैसे मिल गया मैम? जब हमारा ऑक्सीजन एयर के थ्रू सिर्फ लंग्स तक गया। तो हमने कहा बच्चा, अगर ये आपके लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई होते हैं। तो ये अगर हमारा एल्वियोलाई है तो एल्वियोलाई में अबंडेंट सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स का। लंग्स के अंदर क्या है, एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई आर कंप्लीटली कवर्ड विथ ब्लड वेसल। तो हमारा ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से सीधा उस ब्लड में चला जाता है। तो क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैस, क्योंकि ब्लड में जो CO2 है वो हमारे एल्वियोलाई में आ जाता है। तो हमारे इनहेल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम सेकेंड यहाँ लिख दिए। सेकेंड स्टेप इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड स्टेप इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, लेकिन सिर्फ लंग्स के पास जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन गया। सो नाउ ऑक्सीजन नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। यानी अब ये ऑक्सीजन ब्लड के वाया पूरी बॉडी में जाएगा। तो पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, लंग्स क्या करेगा, इस ब्लड को सीधा हार्ट को भेज देगा। लंग्स क्या करेगा, इस ब्लड को सीधा हार्ट में भेज देगा, और हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा। तो अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इज अ गैस, तो गैसेस का क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो थर्ड स्टेप विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। थर्ड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लेट्स सपोज अब ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ऑक्सीजन वाया ब्लड हैज रीच्ड ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। एक्सक्यूज मी। तो आप सोचो, ये किसी ऑर्गन के सेल्स हैं, ये किसी ऑर्गन के सेल्स हैं, और ये आया ब्लड क्या लेके, ब्लड आया है ऑक्सीजन लेके। अब इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ईच एंड एवरी सेल को है, तो अब ये ऑक्सीजन ब्लड में से इस सेल में जाएगा, इस ऑर्गन में जाएगा, इस टिश्यू में जाएगा। ठीक है, ताकि उस ऑक्सीजन का सेल
यूज़ करके ATP बना सके। हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? ग्लूकोज से टू फेच आउट एनर्जी यानी ATP फ्रॉम योर ग्लूकोज। सो नाउ अगेन ऑक्सीजन विल गेट इनटू योर ऑर्गन, सेल, टिश्यू, कुछ भी बोल लो आप। तो अब फिर से क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैस, ब्लड से फिर किस में जा रहा है? ऑर्गन में जा रहा है। तो अगेन एक्सचेंज हो रहा है गैस का, और ऑर्गन ऑक्सीजन का यूज़ करके ATP बनाएगा, इसीलिए तो ऑक्सीजन गया है हमारे सेल में। और जब ऑक्सीजन का यूज़ करके सेल ATP बनाता है तो साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इसी पॉइंट पे हमारे ऑर्गन से ब्लड में आ रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है हमारा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम यहाँ लिख दें, फोर्थ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज exchange of gases, exchange of gases। ठीक है, ऑक्सीजन गया हमारे सेल में, और अब सेल यानी टिश्यू इज गोइंग टू यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ग्लूकोज। सेल क्या करेगा? ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज से क्या निकालेगा? ATP निकालेगा। किसका यूज़ करके? ऑक्सीजन का यूज़ करके, और साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा CO2, और CO2 को उसने क्या किया? इसमें वापस डाल दिया। तो ये स्टेप जो हमारे सेल के अंदर हो रहा है इसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि आप आगे पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फिफ्थ स्टेप इज यूटिलाइजेशन। पूरा लिख दे इसको, यूटिलाइजेशन of oxygen by cells to produce क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ATP and एक सेकेंड माइक गिर गया था। टू प्रोड्यूस ATP एंड बाई प्रोडक्ट क्या निकला इसमें? बाई प्रोडक्ट निकला इसमें। बाई प्रोडक्ट का मतलब विच इज़ नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस, विच बॉडी डज नॉट नीड, सो इट इज़ कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या निकला है? CO2 निकला है। ठीक है, अब जो CO2 निकला है वो किस में जा रहा है? हमारे ब्लड में आ रहा है। तो अब इस CO2 को हमारा ब्लड लेके वापस कहाँ तक जाएगा? हार्ट तक जाएगा। हार्ट उस ब्लड को वापस लंग में देगा, और यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। वंस आई रिपीट। सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कह रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में माइन्यूट सा डिफरेंस है। ब्रीदिंग इज स्टेप अंडर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एक स्टेप है हमारा ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन ये पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, इनहेल, और सांस छोड़ते हैं, एक्सेल। तो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन या फिर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो इनहेल कर रहे हैं या फिर हम एक्सेल कर रहे हैं। तो पहले चलो इनहेल से स्टार्ट करते हैं। हमने इनहेल किया तो हमारे पूरी बॉडी में एयर नहीं गया, सिर्फ लंग्स तक गया। लंग्स से वो ऑक्सीजन किस में चला गया? हमारे ब्लड में चला गया, एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में चला गया। तो एक्सचेंज हो गया गैस का फ्रॉम एल्वियोलाई टू योर ब्लड। अब वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में जाना है, तो वो ब्लड चला गया हार्ट तक, और हार्ट ने उस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप किया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो पहले हमारा क्या हुआ है? इनहेल हुआ है, देन हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ है कहाँ पे? सरफेस ऑफ लंग्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँ कहाँ पे हो रहा है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एट लंग्स हो रहा है ये वाला एक्सचेंज। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो रहा है, और गैसेस ब्लड के वाया कहाँ जा रहे हैं? यहाँ लिख दे, वाया ब्लड। फिर हम कह रहे हैं वो हमारे टिश्यू तक गया, और टिश्यू ने क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया। तो फिर से क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन ये टिश्यू में हुआ या ऑर्गन में हुआ या सेल पे हुआ। और अब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया उस सेल्स ने, और प्रोड्यूस किया क्या? ATP, ये रहा ATP, और उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? हमारा CO2। तो CO2 अब वापस किस में आ गया? ब्लड में, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो अगेन क्या हुआ हमारा? एक्सचेंज ऑफ गैस, लेकिन अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो CO2 यहाँ प्रोड्यूस हुआ वो हमारे चला गया एक्सचेंज होके ब्लड में। फिर ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके ले गया हार्ट, और हार्ट उसको ले गया लंग तक। लंग में अगेन CO2 चला गया हमारे लंग्स के अंदर। तो अगेन क्या हो रहा है हमारा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
और उसके बाद उस CO2 को हमने क्या कर दिया, एक्सेल आउट कर दिया। तो इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, ठीक है। तो आपका पहले हुआ आपके इस डायरेक्शन में, ठीक है, फिर आपका हुआ इस डायरेक्शन में। तो पहले इनहेलेशन में ये स्टेप हुआ और एक्सेलेशन में फिर ये स्टेप हुआ। सो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन इज टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है। और ये जो यूटिलाइजेशन हुआ है इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, इस वाले स्टेप को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब आगे की जो भी क्लास होगी पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे। अब ये टॉपिक पहले ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, एंड देन योर चैप्टर विल बी थ्रू। एंड ऑब्वियसली हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डील विद द डिजीजेस पार्ट एंड रेगुलेशन पार्ट। तो जब ये सारा हो जाएगा तो हम देखेंगे ब्रीदिंग का रेगुलेशन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आपको ध्यान से लेक्चर्स अटेंड करने हैं मेरे, क्योंकि अब मैं बहुत माइन्यूट डिटेलिंग पे जाऊंगी। एंड पहले हम पहले ये सारे स्टेप करेंगे, देन रेगुलेशन एंड देन डिजीजेस, ठीक है। एंड देन आई विल ब्रिंग योर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं कुछ सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी। ओके, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। तो अब सबसे स्टेप क्या है हमारा, पहला ब्रीदिंग हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ लिख दूं मैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग। नोट्स मैंने बच्चा अपलोड कर दिए थे टेलीग्राम चैनल पे। ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। नाउ एनीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी चीज़ हायर से लोअर की तरफ मूव करती है, ठीक है। ज़्यादा से आप, अगर आप नीचे जा रहे हो तो आप इजीली चले जाओगे, और अगर आप नीचे से ऊपर ज़्यादा हाइट की तरफ जाओगे फ्रॉम लोअर हाइट तो आपको एनर्जी लगेगी। तो कोई भी चीज़ ईजिली कहाँ से मूव करेगी, फ्रॉम हायर टू लोअर। सो एयर ब्रीद इन करने के लिए भी हमारा एयर ऑलवेज विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सांस आप तभी लोगे, एयर आपकी बॉडी में तभी आएगी जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अंदर का प्रेशर, यानी लंग के प्रेशर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एयर कहाँ तक जाएगा, लंग तक जाएगा। तो अगर हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर दैट इंटरनल प्रेशर, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट लंग्स के अंदर के प्रेशर को हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सो ब्रीदिंग में इफ़ वी वांट, हमारे पास दो स्टेप है ब्रीदिंग में, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो हमने कहा ब्रीदिंग के दो स्टेप हैं, वन इज इंस्पायरेशन एंड अनदर इज योर एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, एयर ऑलवेज moves from high pressure to low pressure. Air always, for that matter I already told you, anything will always move from high pressure to low pressure. From high pressure to low pressure, high to low. तो बेटा अगर हमें लंग्स के प्रेशर को कम करना है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम बाहर के प्रेशर को बढ़ाएं, और तब तक बढ़ाएं जब तक लंग का प्रेशर कम ना हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम बाहर के प्रेशर को कुछ ना करें, लंग के प्रेशर को घटाते जाएं, और तब तक घटाते जाएं जब तक वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम नहीं होगा, ठीक है। दो तरीके हैं। अगर हम पहला तरीका अपनाते हैं जिसमें हम बाहर के प्रेशर को बढ़ाते हैं विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ योर लंग, इफ वी आर इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ लंग, सच टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, क्योंकि हम बाहर के प्रेशर को पॉजिटिव करते हुए चल रहे हैं। समझ आया? Second तरीका is our negative pressure breathing, wherein we are not changing the pressure of atmosphere, we are decreasing the pressure of your lungs. तो हम लंग के प्रेशर को माइनस करते हुए जा रहे हैं, नेगेटिव करते हुए जा रहे हैं। Such type of breathing is called negative pressure breathing. ठीक है। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वी डू नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। हम बाहर को नहीं छेड़ते हो। क्या आप पूरे टाइम सांस लेते टाइम बाहर के प्रेशर को कुछ कर रहे होते हो? नहीं,
लंग के प्रेशर को हम कम करते हैं. सो व्हाट वी डू इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग. ऑन द अदर हैंड एम्फिबियन जैसे फ्रॉग्स करते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग. फ्रॉग्स क्या करते हैं, दे गल्प इन एयर, ऐसे एयर को माउथ में लेते हैं और इसको कभी देखो इसको फुलाते चलते हैं, इसको ऐसे दबाते चलते हैं ताकि माउथ में प्रेशर क्या होता चले, बढ़ता चले. लंग को कुछ नहीं करते, वो माउथ के प्रेशर को बढ़ाते चलते, माउथ में एयर को गल्प इन करते हैं एंड देन दे कीप ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, ऐसे करते हैं. सो उनके माउथ का प्रेशर बढ़ता चलता है. एक टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि लंग के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है और एयर उनके लंग में चला जाता है. हम नहीं करते ऐसा, ठीक है, हम लंग के प्रेशर को कम कर लेते हैं. सो वी डू नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग. बट मैम क्या किसी टाइम पे हम करते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग? यस बेटा, 2 टाइम पे हम करते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग. जैसे कोरोना में या आप सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गए हो तो आप सांस नहीं, आप अपने लंग को कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लंग को आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपका कैसे ब्रीदिंग करेगा, क्योंकि लंग के प्रेशर को नेगेटिव करोगे तभी तो ब्रीदिंग होगा. तो हम ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं ना कि बाहर इतना सारा प्रेशर कर दो ऑक्सीजन का, ऑटोमेटिकली लंग का कम हो जाएगा और हम सांस ले लेंगे. ठीक है, सो ऑक्सीजन मास्क, द यूसेज ऑफ ऑक्सीजन मास्क इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग. सिमिलरली CPR, मूवीज़ में देखा होगा आपने, लोग डूब जाते हैं जब तो उनके लंग्स में पानी भर जाता है, तो अगर उसको सही टाइम पे रेस्क्यू किया जाता है तो माउथ में उसके एयर भरा जाता है. वो कोई किसिंग नहीं चल रही है, उसके माउथ में क्या हो रहा है, एयर भरा जा रहा है. तो जब एयर भरते हैं माउथ के अंदर तो माउथ का प्रेशर बढ़ता जाता है, अचानक से लंग का प्रेशर कम होता है और सारा एयर अंदर जाता है तो पानी क्या आ जाता है, बाहर आता है और खांसी होती है एंड देन सब कुछ ठीक हो जाता है. सो ओनली इन 2 कंडीशन ह्यूमन बींग्स आर डूइंग पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग. रेस्ट ऑफ द टाइम वी आर ओनली डूइंग नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग. तो पहले लिखा हमने एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, तो हम लिख देते हैं ब्रीदिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, या फिर हम ऐसे लिखते हैं therefore to inhale, therefore to inhale, inhale यानी इंस्पायरेशन, to inhale air, therefore to inhale air, pressure of lungs, pressure of lungs, एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ, एक रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, प्रेशर ऑफ लंग्स शुड बी, प्रेशर ऑफ लंग्स शुड बी lower than atmosphere. Pressure of lungs should be lower than atmosphere. कम होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं. ये हम 2 तरीकों से कर सकते हैं. This can be achieved by 2 method. This can be achieved by 2 methods. This can be achieved by 2 methods. तो हमने एक कहा पॉजिटिव प्रेशर, एक सेकेंड, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग या फिर पॉजिटिव प्रेशर इनहेलेशन, एंड दूसरा हमारा हो जाएगा नेगेटिव प्रेशर inhalation, positive pressure inhalation and negative pressure inhalation. Positive में क्या लिखूंगी मैं, we are increasing atmospheric pressure without changing the pressure of your lungs, और negative में लिखूंगी we are decreasing lung का pressure without changing the atmospheric pressure. ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ increase, ये arrow increase है, increase atmosphere pressure without changing lung pressure, without changing lung pressure. लंग के प्रेशर को मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विदाउट चेंजिंग लंग प्रेशर. और दूसरा है डिक्रीज लंग्स प्रेशर, ब्रैकेट में लिख दूं मैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. नोट्स आप साइड बाय साइड बना सकते हो बट आपको टेलीग्राम पे मैं ये डाल देती हूँ. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विदाउट चेंजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विदाउट चेंजिंग
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। हम कौन सा करते हैं? वी आर डूइंग नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। वी आर डूइंग, अरे यार, वी आर डूइंग नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो यहाँ लिख दूं मैं यार, अच्छा यहाँ लिख दूं मैं, वी ह्यूमंस डू दिस, वी ह्यूमंस डू दिस। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, CPR में करते हैं बट हमें करने की जरूरत नहीं है। सो अब हम देखेंगे हमारी इनहेलेशन कैसी है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ये भी एक लाइन लिखी हुई है आपकी NCERT में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही मैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कर रही हूँ विदाउट टेलिंग द मेन टर्म्स, क्योंकि वो नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है? व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ लंग। एंड अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, या आपको ऑलरेडी पता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर हम लंग के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, स्पेस बढ़ा देंगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। इस कमरे में 40 बच्चे हैं तो प्रेशर में धक्का मुक्की हो रही है, इसका मैंने बड़ा कर दिया कमरे को, आपस का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, therefore to decrease the pressure, to decrease the intrapulmonary pressure, we need to increase volume of lung. We need to increase volume of lungs. ठीक है, therefore to decrease pressure we need to increase volume of lung. This can be achieved by two method. एक हम लंग को खींच देंगे डॉर्सल वेंट्रल साइड से, पीछे डॉर्सल आगे वेंट्रल, ऐसे खींच देंगे, और एक हम नीचे से खींच देंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर भी हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। तो दो तरीकों से हम लंग के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो मसल्स इनमें हेल्प करेंगे उन मसल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो बेटा याद करो, पिछली क्लास में बताया था, लंग्स के नीचे यहाँ पे एक मसल होता है डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम को अगर आप नीचे खींचोगे तो एक आउटर प्लूरा किससे अटैच्ड है? डायाफ्राम से। इनर प्लूरा किससे अटैच्ड है? लंग से अटैच्ड है। सो इफ यू आर पुलिंग डायाफ्राम डाउन, तो क्या होगा? लंग भी ऊपर से नीचे खींचेगा और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कहाँ से? एंटीरियर। तो ये आपको याद रखना है, डायफ्राम कौन से एक्सिस से वॉल्यूम को बढ़ा रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से। ठीक है, अब हमें डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस से भी वॉल्यूम को बढ़ाना है। हाउ टू अचीव दैट? अब रिब्स, बेटा अगर आप रिब्स को खींचोगे तो अगेन आउटर प्लूरा रिब से अटैच्ड है और स्टर्नम, एंड इनर प्लूरा लंग से अटैच्ड है। तो अगर आप रिब्स को बाहर खींचोगे तो भी तो डॉर्सल वेंट्रल साइड से हमारा लंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यानी हमें दो चीज़ों को खींचना है, एक डायाफ्राम को और एक हमें रिब्स को आउट खींचना है। ठीक है, तो डायाफ्राम तो बेटा खुद ही मसल है। डायाफ्राम इज मसल इटसेल्फ, इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड कम डाउन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वॉल्यूम बढ़ेगा। बट रिब्स तो मसल नहीं है, तो रिब्स को बाहर खींचने के लिए हमें एक सेट ऑफ मसल्स चाहिए। उन मसल्स का नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम है? इंटरकोस्टल मसल्स। अगेन इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। क्या नाम है? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ लिख दूं मैं, टू टाइप्स द मसल्स इन्वॉल्व्ड इन इंस्पायरेशन, मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग कर दूं, इन्वॉल्व्ड in breathing, muscles involved in breathing are, muscles involved in breathing are, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। एक तो बेटा डायाफ्राम ही है, डायाफ्राम ही है। दूसरा हमने कहा रिब्स के बीच में जो मसल्स है ना, मैं यहाँ बना के आपको दिखा दूँ बेटा। चलो ये किससे बना लें? ब्लू से बना लेते हैं। देखो बच्चा, अगर मैं कह रही हूँ ये रिब्स है ना, ये रिब्स है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, ऐसे लगे हैं। तो अगर ये रिब्स है, रिब्स के बीच बीच में ऐसे मसल्स होते हैं, ऐसे
ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो रिब्स को बाहर खींचते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स को बाहर खींचते हैं और दो रिब्स के ब्लेड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो जितने 12 हैं सबके बीच में ऐसे ऐसे ये मसल्स प्रेजेंट होंगे और ये वी शेप्ड होते हैं, ऐसे वी शेप्ड। कैसे हैं, ऐसे। अगर ये है ना रिब्स हमारे तो वी शेप, तो ये खींचेंगे तो बाहर इसको ऐसे करके खींच लेते हैं। तो रिब्स के बीच में है। बीच के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इंटर। अंदर के लिए इंट्रा, जैसे लंग के अंदर का प्रेशर इंट्रा। दो के बीच में हम कहते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो दो के बीच के लिए वर्ड हमेशा यूज करते हैं इंटर। तो हम इन मसल्स का नाम पता है क्या देते हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं इंटर कोस्टा मतलब है ब्लेड, इंटर कोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में प्रेजेंट इंटरकोस्टल मसल्स। तो और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स हमारा एक्सटर्नल मूव करेगा। तो इसलिए इस मसल्स को हम एक अलग से स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स हमारा एक्सटर्नल मूव करेगा। तो क्या लिख दूं यहाँ पे मैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। यही दोनों मसल मिलके हमारा वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। Now there is one another set of muscle known as internal intercostal muscle. What I am saying is internal intercostal muscle. इनके नाम में ही समझ आ रहा है कि ये रिब्स के अंदर की तरफ से प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नल वाले बाहर की तरफ से प्रेजेंट है तो रिब्स को बाहर खींच रहे हैं, इंटरनल वाले अंदर की तरफ से प्रेजेंट है तो रिब्स को अंदर खींचेंगे। तो वो मसल आप सोचो, अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स तो अंदर खींचेगा, तो उससे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा और हम एक्सपायरेशन करेंगे। तो जो तीसरा मसल मैं यहाँ लिखने वाली हूँ वो आपके ब्रीदिंग वो आपके एक्सपायरेशन में हेल्प करेंगे, इंस्पायरेशन में नहीं करेंगे। तो यहाँ उसका नाम भी लिख दूँ मैं, लेकिन हम तो ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मसल्स हमारे ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हैं। पहले वाले दो तो इंस्पायरेशन में, नीचे वाला एक्सपायरेशन में। आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल मतलब रिब के अंदर है, जो अंदर खींचेगा रिब्स को वो इंटरनल इंटरकोस्टल, जो बाहर खींचेगा वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। यानी एक इंस्पायरेशन में हेल्प करेगा और एक एक्सपायरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और सेट ऑफ मसल है एब्डोमिनल मसल। क्या कह रही हूँ मैं, एक और सेट ऑफ मसल है एब्डोमिनल मसल। वो नाम से ही समझ आ रहा है, वो आपके बेटा एब्डोमेन में है। कहाँ पे है वो, एब्डोमेन में है। तो वो एब्डोमिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके पेट के सारे ऑर्गन्स को ऊपर पुश करने लगता है। पेट बेटा जब आप डाइसेक्शन करोगे स्टमक का, एब्डोमेन का, सॉरी, एब्डोमेन और स्टमक अलग है। स्टमक एक इंटरनल ऑर्गन है, एब्डोमेन ये पूरा एरिया है, दिस एंटायर एरिया इज एब्डोमेन। उसके अंदर एक छोटा सा ऑर्गन हमारा क्या होता है, स्टमक होता है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा मसल है जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल मसल। अब ये एब्डोमिनल मसल क्या करता है बेटा, अच्छा आपने अगर आप डाइसेक्शन करोगे जब डॉक्टर बनोगे तो आप जैसे ही एब्डोमेन को कट करोगे ना, ऐसा नहीं है कि अंदर के सारे ऑर्गन फैल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अंदर के सारे ऑर्गन्स फैल जाएंगे। सारे ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसका नाम एक पेरिटोनियम होता है। आपको नहीं पढ़ना, उसका नाम क्या है, पेरिटोनियम है। तो जब आप कट करोगे ना तो वो थैला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट सा थैला है, और उस थैले के अंदर, पेरिटोनियम की बात कर रही हूँ, सारे ऑर्गन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो एक ऐसा मसल है जो उस पूरे थैले को कनेक्ट करता है डायाफ्राम से। एक ऐसा मसल है जो उस पूरे पेट के थैले को, जिसमें सारे ऑर्गन्स हैं, कनेक्ट करता है डायाफ्राम से। तो अगर बेटा वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो सारे के सारे बैग ऑफ ऑर्गन्स को ऊपर लेकर आता है, जिसकी वजह से डायाफ्राम और भी ऊपर पुश होता है और फिर से वॉल्यूम कम होगा। अब तो ये वाला मसल भी कभी कभी काम आता है। इस मसल को क्या कहते हैं हम, एब्डोमिनल मसल। तो यहाँ लिख दूँ मैं, एक और अलग मसल है जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, ठीक है। अब मैम इन चारों के चारों मसल क्या काम आते हैं इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, तो हम कहेंगे नहीं, जस्ट चलो देखते हैं वो आगे। अब कंफ्यूज क्यों करूं मैं आपको, चलो। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन। तो सबसे पहले वी आर अंडरस्टैंडिंग
is inspiration. So first is inspiration. First is your inspiration. सबसे पहले क्या होता है इंस्पायरेशन में, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आता है. सबसे पहले आप पूछेंगे कौन सा मसल किस ऑर्डर में चल रहा है. सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायाफ्राम. डायाफ्राम कैसा है, डोम शेप्ड है. ऐसे बना दूं, ये हमारा नॉन डोम शेप मतलब ऐसे, ऊपर की तरफ से कन्वेक्स है, नीचे की तरफ से कनकेव है. ऊपर की तरफ से कन्वेक्स है. और डायाफ्राम के ऊपर यहीं पे तो हमारा लंग्स है. एक लंग दिखा दूं मैं ऐसे, एक सेकेंड, एक लंग दिखा देती हूँ मैं, दोनों लंग नहीं, अभी मैं एक लंग दिखा रही हूँ, ये ऐसे. तो डायाफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है वो ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, जिसकी वजह से, एक सेकेंड, जिसकी वजह से लंग ऊपर दब जाता है. सॉरी, अभी तो हम इंस्पायरेशन पढ़ रहे हैं ना. तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आके, एक सेकेंड बेटा सॉरी, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आके ऐसे फ्लैट हो जाता है. थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट कर देते हैं. अभी ऐसा है, जिसकी वजह से आपका जो लंग है, ये देखो यही लेवल है, लेकिन लंग का अब क्या हो गया, वॉल्यूम पहले से बढ़ गया. क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपका डायाफ्राम इस केस में कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ आ चुका है. ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें, डायाफ्राम contracts, diaphragm contracts and comes down and comes downward, जिसकी वजह से बेटा एंटीरियर, ये क्या है एंटीरियर, और नीचे क्या होता है पोस्टीरियर. तो हम कहेंगे इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस has increased. Anterior posterior axis has increased, यानी वॉल्यूम लिखेंगे anterior posterior axis, therefore वॉल्यूम increased. तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है इंस्पायरेशन का. सेकेंड स्टेप हम कहते हैं अब हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ठीक है, तो सेकेंड लिखेंगे external intercostal muscle contracts and pulls ribs outward, बाहर निकाल रहा है outward, therefore increasing the volume, यहाँ भी increase करेगा, increasing the volume in dorsoventral axis. अब इन दोनों की वजह से सारे एक्सिस बढ़ चुके हैं, वॉल्यूम बढ़ चुका है, प्रेशर घट चुका है, एंड वी इंस्पायर. ठीक है, तो यही कर देते हैं इसको. रुको बेटा, रुको, इसको आगे कर देती हूँ. इधर ले जाते हैं, चल बेटा मूव हो जा, ऊपर ले लो, चलो जी. ठीक है, तो हमने दोनों लिख दिए. पहला स्टेप ये है और सेकंड स्टेप ये है. अब मैं यहाँ पे येलो वाइट से लिख दी. बेटा बहुत शांति से पढ़ा करो. पिछली 2 क्लासेस में मैं बस चेक कर रही थी कितने बच्चे देख रहे हैं और क्या हो रहा है. आज की क्लास से चैप्टर बहुत अच्छे से होने वाला है, सो प्लीज बी वेरी फोकस्ड. तो हम कह रहे हैं देयरफॉर वॉल्यूम इंक्रीज्ड, pressure decreased and we inhale, air moves from our external यानी atmosphere to your lungs. अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपायरेशन में क्या होगा. तो बेटा बहुत सिंपल है, जो मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट किए थे यही मसल्स जब रिलैक्स करके अपनी जगह पर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम दोबारा से कम हो जाएगा, प्रेशर दोबारा से बढ़ जाएगा और हम एक्सेल आउट कर देंगे. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सेकेंड एक्सपायरेशन या फिर एक्सेल. यहाँ बेटा मैंने एक्सपायर नहीं लिखा, एक्सपायर से बच्चे समझते हैं एक्सपायर कर गया, तो मैंने एक्सपायरेशन और इनहेलेशन की जगह एक्सेल लिख दिया, सॉरी. ठीक है,
तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, कभी भूत आ जाता है कभी कभी, ऑफ डायाफ्राम। भी तो देखो ये अपने आप ही लिख रहा है, मैं कुछ भी कर रही हूं तो। रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, अब ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल, पूरा ऐसे लिख दूं, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल muscle, relaxation of external intercostal muscle and diaphragm sends lungs back to original position. Therefore, volume decreases, pressure increases, we exhale out, we exhale out। और यहाँ पे हम किस प्रेशर की बात करें, बार बार याद रखना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग के प्रेशर के अंदर की बात कर रहे हैं। और वो चेंज कौन ला रहा है, थोरासिक कैविटी के जो कंपोनेंट है, डायाफ्राम, इन रिब्स, ये सभी तो अंदर बाहर करके थोरासिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। थोरासिक कैविटी के वॉल्यूम से ही हमारा डायरेक्टली लंग्स का वॉल्यूम भी इफेक्ट हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम आपने पहले तो 4 मसल्स लिखे, बताए तो आपने 2 मसल्स हैं। तो बेटा जो बाकी 2 मसल्स थे, एक था इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स को अंदर भेजता है, एंड एब्डोमिनल मसल जो डायफ्राम को ऊपर कर देता है। तो ये ना हम नॉर्मली स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बेटा अभी आप साइलेंट ब्रीदिंग कर रहे हो, क्या आप पढ़ते पढ़ते ये सोच रहे हो कि मैं सांस ले लूँ पहले सांस छोड़ दूँ, अपने आप है। लेकिन मैंने आपको बोला कि बेटा तेज से सारे सांस छोड़ दो, तो आप छोड़ोगे, तो आप प्रेशर लगा के पूरे लंग को, तो आप जब स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप ये एडिशनल सेट ऑफ मसल्स को यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख दूँ, additional set of abdominal muscle, additional set of abdominal muscles helps in increasing the strength of breathing, increasing the strength of breathing। और पुराने वाले में भी यहाँ पे लिख दूँ मैं, ठीक है, कि ये किस में आएगा, हेल्प करेगा एक्सपायरेशन में, ये हेल्प करेगा एक्सपायरेशन में, ये हेल्प करेगा इंस्पायरेशन में, ये तो दोनों में ही कर रहा है, तो इसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। With this we are done with, एक सेकेंड बेटा, हो रही है ना, हाँ ठीक है। With this we are done with breathing। अब हम ब्रीदिंग रेट की बात करेंगे, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ की बात करेंगे। सो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग रेट। आप अभी तो बेटा 11th 12th में अगर हो तो पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर हो, अपनी मन मर्जी की सारी चीज़ें तो देखो नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है। लेकिन वंस यू गेट इनटू कॉलेज तो लाइफ आपके होल्ड में आ जाती है, तभी पढ़ाई करो, जल्दी से सिलेक्शन करवाओ और अपने कॉलेज में जाओ, ठीक है, बिकॉज देन यू हैव योर कंट्रोल ऑन योर ओन लाइफ, ठीक है। अभी आप पेरेंट्स के कंट्रोल में हो। तो हम कहते हैं 12th के बाद ट्वेल्थ के बाद आप सांस लेना स्टार्ट करते हो, और लगभग 4 साल का, बीटेक 4 इयर्स का होता है, एमबीबीएस 4.5 का होता है, 5 का नहीं होता, 4.5 का होता है, फिर इंटर्नशिप काउंट करते हैं। तो हमने कहा आप 12th के बाद 4 साल कॉलेज में क्या करते हो, सांस लेते हो, 4 साल कॉलेज में सांस लेते हो, उसके बाद तो चलो जॉब लग जाती है, हेक्टिक हो जाता है। तो ब्रीदिंग रेट आप सांस कब लेते हो, 12th के बाद 4 साल। तो ब्रीदिंग रेट इज 12 के में आप 4 ऐड करो, क्या होता है 16। 12th क्लास के बाद आप 4 साल तक कॉलेज में फ्रीली सांस लोगे, फिर तो जॉब वॉब लगेगी, फिर प्रेशर में आओगे।
तो 12th के बाद आप 4 साल तक फ्रीली सांस लोगे। सो 12 में 4 ऐड कर दो तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट इज योर ब्रीदिंग रेट। और इसको कोरिलेट करें दूसरे चैप्टर से तो हीमोग्लोबिन कंटेंट इन योर 100 ml ऑफ ब्लड इज ऑल्सो 12 to 16 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दें ब्रीदिंग रेट इज कितना है बेटा, माइंड में सोचो, 12 to 16 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये नॉर्मल किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, जिसे हम साइलेंट ब्रीदिंग भी कहते हैं, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, सबकॉन्शियस ब्रीदिंग भी कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग रेट, ठीक है, नॉर्मल लिख रहे हैं हम, नॉर्मल ये है। फिर आप भागोगे तब तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, एक्सरसाइज करोगे, डर लग, इन सब चीज़ों में तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ और जो मशीन इसको मेजर करेगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, और यही पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आप लोग देख रहे हो तो देख रहे हो, जो बच्चे वीडियो नहीं भी देख रहे हैं और स्कूल में सिर्फ पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं बस ये कहती हूँ कि पूरे चैप्टर उनको मत बोलना देखने को, अगर वो दे डोंट वांट, क्योंकि प्रेशर में कभी कुछ नहीं करना। बट जैसे इस चैप्टर का ना ये वाला टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, ये और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं टॉपिक का नाम क्या है, क्या हो गया, प्रेस कॉम्बिनेशन की टू अनलॉक, क्या कॉम्बिनेशन की मैं क्लिक करूँ इसमें, ये क्या हो गया, ओके आई डोंट नो, आई विल नॉट प्रेस एनी कॉम्बिनेशन की, ओके। नाउ तो हम यहाँ कह रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी, ये ज़्यादा ही मोटा हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें टाइडल वॉल्यूम की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है बेटा, फास्ट देख लेते हैं। आप पढ़ाई करते करते, आई होप सांस ले रहे हो, जिंदा हो, तो पढ़ाई करते करते आप जितनी सांस नॉर्मली ले रहे हो अपने आप बिना सोचे, एंड उतना ही आप एक्सेल आउट कर रहे हो। सो नॉर्मली आप एक बार में कितना वॉल्यूम एयर ले रहे हो, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर टाइडल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड योर टाइडल वॉल्यूम। और ये होता है हमारा 500 ml। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड नॉर्मली विदाउट पुटिंग, कोई एफर्ट ले रहे हो क्या सांस लेने में, सांस ले ली सांस छोड़ दी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिना एफर्ट के कर रहे हो, नॉर्मली विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, जितना वॉल्यूम ले रहे हो उतना और नॉर्मली आप एक्सेल भी कर रहे हो, जो लिया वो आपने वापस दे दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो एक बार में बेटा हम 500 लेते हैं, 500 ml लेते हैं, 500 ml हम इसमें एक्सेल कर देते हैं। तो वो चीज़ मैं आपके येलो ऑरेंज में लिख दूंगी 500 ml, और अगर ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो पर मिनट आ जाएगा। तो इसको हम लिख दें 12 into 5 कितना होता है 6000, तो यहाँ 60, तो 6000 to 8000 ml पर मिनट, या लीटर में कर दो तो 6 to 8 लीटर्स हो गया। सेकंड हमारा आ जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम IRV भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको टीवी भी बोलते हैं, इसको IRV भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, नॉर्मली आप लेट सपोज खाते हो 2 रोटी, ठीक है, 3 रोटी, चलो आप नॉर्मली खाते हो 3 रोटी, और किसी दिन आपकी फेवरेट सब्जी बन गई, किसी दिन आपकी
फेवरेट सब्जी बन गई। तो आप क्या करोगे, 2 रोटी 3 रोटी आप नॉर्मली खा रहे हो, आज फेवरेट सब्जी बनाई है मम्मी ने तो आपने 2 रोटी और खा ली, तो 3 तो आप नॉर्मल खाते हो, उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। जो आपने 2 एक्स्ट्रा खाई है ना, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो नॉर्मली आप 500 ml लेते हो और 500 ml एक्सेल कर देते हो, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ बेटा सांस लीजिए, तेज सांस लीजिए, तो आपने जो नॉर्मल के बाद एक्स्ट्रा लिया ना, एडिशनल वॉल्यूम जो लिया, वो है हमारा IRV, यानी आपके पास और सांस लेने की रिजर्व में लंग्स में वॉल्यूम प्रेजेंट थी, लेकिन आप नहीं लेते हो नॉर्मली, यानी इंस्पायरेशन की रिजर्व वॉल्यूम लंग्स में और भी थी, लेकिन आप नॉर्मली वो नहीं लेते हो, आप एडिशनली वो फोर्स करके लेते हो। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, इसी कलर से लिख रहे हैं ना, एडिशनल वॉल्यूम, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड by putting effort, by putting effort। एडिशनल कह रहे हैं बेटा, इसमें हम टीवी की बात नहीं कर रहे हैं, टीवी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद। ठीक है, तो टीवी को अगर आप बेटा x मान लो, यानी 500 अगर x है तो आपने बचा के 5x रखा है। कितना बचा के रखा है, 5x रखा है, यानी 2500 से 3000। तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो हमने कहा हमारे पास वॉल्यूम है 2500 टू 3000 ml। आप और ले सकते हो, खुद ही लेके देख लो बेटा, अचानक से सांस लो, कितना सारा अंदर चला गया। ठीक है, तो यानी आपने टीवी तो 500 है, लेकिन अगर आपने एडिशनल लेना चाहा तो उसका 5 टाइम्स और आप एडिशनली ले सकते हो। ठीक है, आज वॉल्यूम्स करेंगे, कैपेसिटीज अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा थर्ड, एक्सपायरेटरी, वो तो पढ़ चुके हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके हम बोलेंगे ERV। ये उसी का बेटा ऑपोजिट है कि नॉर्मली आप कितना सांस छोड़ते हो, 500 ml छोड़ते हो, लेकिन आपको बोला जाए कि इसके अलावा और सांस छोड़ो तो आप छोड़ोगे, ये ज़्यादा नहीं है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक्सपायरेटरी अगर आपको बोला जाए कि आप फोर्सफुली छोड़ो, छोड़ के देखो, थोड़ा सा निकलेगा। ठीक है, तो लेकिन हम क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय पुटिंग एफर्ट। ये भी टीवी के अलावा है, तो 500 तो नॉर्मली ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसके अलावा को कह रहे हैं, तो हम यहाँ लिख दें एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर पुटिंग एफर्ट, आफ्टर पुटिंग effort, additional volume of air expired after putting effort। ठीक है, ये इतू सा है। तो अगर हमने टाइडल वॉल्यूम को x लिया था तो IRV को क्या लिया था 5x, इसको 2x ले लो, तो 2x कितना हो जाएगा 1000 से 1100। ठीक है, तो इसका क्या वॉल्यूम है 1000 to 1100 ml। एक उसको याद रखो, टीवी को, टीवी वॉज x, IRV वॉज 5x, ERV इज 2x, थोड़ा थोड़ा उसमें हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, सो 5x वॉज 2500, 2x इज 1000। ठीक है, लास्ट वॉल्यूम हमारा आता है, लास्ट वॉल्यूम हमारा आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको RV लिख लो। अब वो कह रहे हैं कि आप कितनी भी तेज सांस छोड़ दो, आप कितनी भी तेज सांस छोड़ दो, लंग्स में थोड़ा ना थोड़ा एयर हमेशा रहेगा, नहीं तो बेटा लंग्स हमारा कोलैप्स कर जाएगा। आप कितनी भी तेज सांस छोड़ दो, लंग्स में थोड़ा ना थोड़ा एयर रह जाएगा, नहीं तो लंग्स हमारा कोलैप्स कर जाएगा। सो वॉल्यूम, यानी वो कह रहे हैं कितनी भी तेज सांस छोड़ दो, यानी टीवी भी निकाल दिया और फोर्सफुली ये भी निकाल दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं सारा सांस निकाल दो, जितनी कोशिश कर सकते हो।
फिर भी लंग्स में थोड़ा एयर बचेगा. सो वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in lungs even after forceful expiration is residual volume. Volume of lungs, volume of air present in lungs, volume of air present in lungs even after forceful expiration, इसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. और ये ERV से 100 ज़्यादा है तो कितना हो गया, 100 ऐड कर दो, 1100 to 1200 ml, 1100 to 1200 ml, ये हमारा हो जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम. ये सारे हमने क्या कर लिए बेटा, आज हमने सारे वॉल्यूम्स कर लिए हैं. कल की क्लास में क्या करेंगे, हम कैपेसिटीज़ करेंगे. संडे तो क्लास होगी नहीं, मंडे कैपेसिटीज़ करेंगे. टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली आपके नोट्स डाल रही हूँ. आज आप NCERT से वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ तक पूरा पढ़ सकते हो, रेसिडुअल वॉल्यूम तक. सो स्टार्ट विथ योर NCERT का फर्स्ट पेज एंड रीड टिल वॉल्यूम्स. नोट्स मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे. टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कर लो. मैं उसमें आपको पर्सनल मैसेजेस भेज रही होती हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है. मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ. ठीक है, तो चैनल का नाम है तुलिका झा अनअकैडमी ऑफिशियल. ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम. इसको ज्वाइन करो. इस पे डेली नोट्स जाते हैं. बेटा आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी मर्जी होती है. कुछ बच्चे अपने आप नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं तो क्लास में साइड बाय साइड बनाओ, नहीं तो ये सारे नोट्स अपलोड हो जाते हैं. तो ये नोट्स ले लो टेलीग्राम से, NCERT रीड कर लो, फिर पूरा रिवाइज के बाद बिना देखे नोट्स बनाओ. सो दैट विल बी योर रिविजन एज वेल एज योर नोट्स इन योर ओन हैंड रिटन फॉर्मेट. ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, नमस्ते एंड स्टे मोटिवेटेड. ठीक है, बाय.